हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान की, जिसका सबसे पहला विज़न हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को हमारा जो पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है वो क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई है, 4 अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई है ना। हमारा पहला जो प्रश्न है पदार्थ की अवस्था। अब देखिए, अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी अवस्थाओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण होता है। जैसे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ और प्लाज्मा पदार्थ, है ना। 4 प्रकार से इनकी अवस्थाओं का वर्गीकरण हम करते हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने ठोस पदार्थ के बारे में लिखा कि ठोस पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके रचक कण, यानी कि जो इनकी रचना करते हैं। रचक शब्द से अर्थ क्या निकलता है, जो इनकी रचना करते हैं, ठोस की रचना करते हैं। रचक कण अत्यंत क्या होते हैं, पास होते हैं। एक शब्द और ऐड कर लेते हैं, अत्यंत पास होते हैं, ठोस कहलाता है। द्रव की परिभाषा अगर दी जाए तो वे पदार्थ जिसके रचक कण थोड़ी दूर, ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर होते हैं, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। और अगर देखा जाए गैस की, तो इसके रचक कण अत्यंत दूर होते हैं, है ना। मतलब इनके रचक कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। देखिए, रचक कण की एक खासियत होती है कि एक रचक कण दूसरे रचक कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, और उनके मध्य बल पाए जाते हैं, है ना। अब वो किस प्रकार का बल है वो उसकी प्रकृति पर आधारित होता है। तो रचक कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण पास बनते हैं। अगर अधिक पास आ जाते हैं तो ठोस बन जाता है, अगर थोड़ी दूर रहते हैं तो द्रव बन जाता है, और अत्यंत उनके मध्य अगर आकर्षण बल बहुत कम होता है, दूर होते हैं, तो गैस बन जाती है। प्लाज्मा के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो प्लाज्मा का एक छोटा सा वर्णन हमने लिखा है कि ठोस एवं द्रव के मध्य की अवस्था। ना तो उसे ठोस कहा जा सकता है, ना द्रव के मध्य की अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। ना तो वो पूर्णतः द्रव होता है और ना ही पूर्णतः ठोस होता है। इस मध्य की अवस्था को क्या कहा गया, प्लाज्मा अवस्था कहा गया। ठीक है, इसके बाद चूंकि हमने क्या देखा, अभी हमने ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाएं देखी, है ना, उनसे संबंधित परिभाषाओं को हमने देखा। अब ठोस के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी एकत्रित करते हैं। तो हमने अनेक प्रश्न इन पर आधारित बनाए हैं, हम जो डिटेल हम समझा रहे हैं आज, उस पर आधारित हमने अनेक प्रश्न बनाए हैं, जिसकी डिटेल हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की है ना। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अपनी क्लास नेम आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पर आप इन पर आधारित प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 12वीं का यह हमारा पहला अध्याय चल रहा है रसायन विज्ञान का, जिसको बड़ी ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी ठोस के बारे में हमने पढ़ा। अब ठोस जिनके रचक कण अत्यंत पास होते हैं, ठोस कहा गया। अब ठोस को भी मैंने 2 भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया। ठोस को मैंने यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया, एक तो उसकी क्रिस्टलीय अवस्था और दूसरी अक्रिस्टलीय अवस्था। 2 भागों में मैंने उसको विभाजित कर दिया। और किस कारण से विभाजित किया, इसको जरा आप अगर ध्यान से समझेंगे, इनकी परिभाषाओं को, तो समझ में आएगा। इनके रचक कण, यहाँ पर रचक कण नहीं लिखा हुआ है, रचक कण एक दूसरे के साथ साथ त्रिविमीय आकाश में मजबूती के साथ जुड़कर निश्चित आकृति ग्रहण करते हैं, है ना। देखो, त्रिविमीय आकाश में यानी कि 3D, है ना। त्रिविमीय मतलब क्या होता है, 3D में। अब 3D किसको कहा जाता है, देखो 3D में इस पन्ने पर नहीं बना सकता, लेकिन मान लीजिए कि एक कण अगर x अक्ष पे है, एक y अक्ष पे है, तो तीसरा कण z अक्ष पे होगा। यानी कि जो z अक्ष है ना, ये उभरा हुआ होता है ना। z अक्ष यानी कि उभरा हुआ, यानी कि ये जो कण है इसका ये बाहर की ओर, यानी कि त्रिविमीय संरचना बनती है इनकी।
तो इनके रचक कण एक दूसरे के साथ साथ त्रिविम आकाश में मजबूती के साथ जुड़कर निश्चित आकृति बनाते हैं, है ना। एक कुछ निश्चित इनकी आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस एक क्रिस्टलीय अवस्था उसकी कही गई, जिनकी विशेषता, है ना, इस क्रिस्टलीय अवस्था की विशेषता क्या है कि रचक कण मजबूती से जुड़े होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब गलनांक क्वथनांक क्या होता है? देखो, गलनांक मतलब कि किसी चीज को गलाना, टेम्परेचर देकर उसको गलाना। क्वथनांक मतलब होता है उसको जला देना। उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, काफी उच्च ताप इनको देना पड़ता है। ये विषम देशिक होते हैं और आदर्श और वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय अवस्था के जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? आदर्श होते हैं, वास्तविक होते हैं। रियलिटी इनकी होती है, इनका एक फेस होता है, दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानकारी आप देखिए। अक्रिस्टलीय ठोस रचक कण मजबूती से नहीं जुड़े होते, जुड़े तो होते हैं लेकिन इतनी मजबूती से नहीं जुड़े होते, और ना ही इनकी निश्चित आकृति होती है। किसी भी आकृति में इनको बदला जा सकता है। ऐसे ठोस जिनको किसी भी आकृति में बदला जा सकता है, कोई निश्चित आकृति लेकर नहीं आते, ये रचक कण मजबूती से नहीं जुड़े होते, अक्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय अवस्था इसको कहा गया। यही इसकी विशेषता में, रचक कण मजबूती से नहीं जुड़े होते, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ज्यादा निम्न नहीं होता लेकिन निम्न, इनके मुकाबले निम्न होता है। समदेशिक होते हैं और आदर्श ठोस नहीं होते हैं। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न और हम बना सकते हैं कि क्रिस्टलीय अवस्था और अक्रिस्टलीय अवस्था में अंतर बताइए, या क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो ये जो विशेषताएं मैंने आमने सामने लिखी है, ये अगर आप ओपनली इसको छुपा दें और केवल इसका प्रश्न आता है तो यही विशेषताओं में इनकी गिनती हो जाएगी, और अगर आप इनको आमने सामने लिख देंगे तो यही अंतर बन जाएंगे, ठीक है। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टलों की अवस्थाएं, है ना। क्रिस्टलों में हमने देखा दो प्रकार से ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलों के प्रकार हम पढ़ेंगे, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हमने अब थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन कर लिया किसका? क्रिस्टल का। तो क्रिस्टल के प्रकार क्या है? उनके बंध के आधार पर। देखो क्या होता है, अगर कोई भी ठोस बना है तो ठोस बना है यानी कि उनमें अणु, परमाणु ये सभी शामिल होंगे, तो उनमें बंध भी पाए जनरली होंगे। तो बंध के आधार पर हमने क्रिस्टलों को अनेक प्रकार से बांटा। 4 प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। किसके आधार पर? बंध के आधार पर। कौन सा बंध वो बनाते हैं उस आधार पर हमने उसको 4 भागों में बांटा, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहला आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मैं आपको पहले यही क्लियर करता हूँ कि आयनिक ठोस होता क्या है। पहले हम इतनी सी जानकारी इसके बारे में देखेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम दूसरे ठोस पर आएंगे। आयनिक ठोस जिसके रचक कण धनायन व ऋणायन हो। कैसे होते हैं उसके रचक कण? धनायन। अब चूंकि आयनिक ठोस की बात हो रही है, आयन आगे शब्द यानी कि धनायन और ऋणायन, तो जिसके रचक कण कैसे होते हैं? या तो धनायन होते हैं या ऋणायन होते हैं। और धनायन और ऋणायन अगर हैं तो उनके मध्य कैसा बल लगेगा? विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। जिनके रचक कण धनायन व ऋणायन होते हैं तथा उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल लगता है, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, है ना। देखो इतने से कुछ शब्दों में ही हमारी पूरी परिभाषा इसकी बन गई। और साथ ही में इसी परिभाषा में से कुछ ऐसी विशेषताओं भी आपको बता देता हूं। जैसे आयनिक ठोस कठोर व भंगुर होते हैं, ये पहली विशेषता। गलनांक और क्वथनांक उच्च रहेंगे, क्योंकि जब कठोर है तो मजबूत रहेगा तो गलनांक और क्वथनांक भी उच्च रहेगा। विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, कठोर अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इनको पानी में घोल दिया जाए, है ना, द्रव रूप में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, तो यही विद्युत के क्या बन जाते हैं? सुचालक बन जाते हैं। घोलने पर क्या होता है? घोलने पर धन आयन और ऋण आयन अलग अलग हो जाते हैं। पानी में घोलने पर या किसी द्रव में घोलने पर तो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। लेकिन द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं। इसी क्रम में अब आता है हमारा दूसरा ठोस, सहसंयोजी ठोस। ऐसे ठोस जिनके रचक कण परमाणु होते हैं, और परमाणु होते हैं तो किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं।
ससंयोजी ठोस कहलाते हैं। देखो परमाणु में परमाणु है और ससंयोजी बंध है तो ससंयोजी ठोस बनेगा। ये भी कठोर होते हैं, है ना, इनसे थोड़े कम कठोर होते हैं लेकिन कठोर होते हैं। इनके मुकाबले आयनिक ठोस सबसे मजबूत है, सबसे कठोर, ये उससे कम कठोर होते हैं लेकिन कठोर कहा जाएगा इनको। गलनांक और क्वथनांक भी इनका उच्च होता है और विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हो गई, है ना, ये जो तीर के नीचे जितनी भी लिखी गई 1 2 3 में ये सारी विशेषताएं हैं। धात्विक ठोस की अगर बात कही जाए, है ना, तीसरा क्रम में जो आता है हमारा वो क्या है, धात्विक ठोस। तो जिनके रचक कण धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके रचक कण क्या होने चाहिए, धनायन होने चाहिए, पॉजिटिव, धनात्मक। रचक कण धनात्मक होते हैं, धनायन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपस में धात्विक बंध से बंधित होते हैं। धात्विक बंध से जुड़े होते हैं तो ही धात्विक ठोस कहे जाएंगे। इनके मध्य धात्विक बंध पाया जाता है, इनके मध्य रचक कण धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य। कुछ इसमें से मुलायम भी होते हैं, कुछ कठोर भी होते हैं। सारे धात्विक ठोस, ऐसा नहीं कह सकते सारे धात्विक ठोस मुलायम ही होते हैं, सारे धात्विक ठोस कठोर ही होते हैं। कुछ मुलायम होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कुछ का अधिक होता है, कुछ का निम्न होता है। और ऊष्मा के और विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना, ये सुचालक। क्योंकि धातु है ना, धात्विक शब्द आ गया ना कि धातु क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होते हैं, तो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। इसी क्रम में आते हैं हम हमारे अंतिम प्रकार पर, क्रिस्टलों का अंतिम जो प्रकार है, आणविक ठोस। आणविक ठोस जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं रचक कण अणु, रचक कण यानी कि इनका निर्माण करने वाले जो कण पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं। और अणु में कैसा बल पाया जाता है, दुर्बल वांडरवाल्स बल पाया जाता है। दुर्बल शब्द आ गया यानी कि कम मजबूत हो गए, दुर्बल वांडरवाल्स बल पाया जाता है। जब कम मजबूत हो गए तो मुलायम होंगे, गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा और ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है, आणविक ठोस यानी कि विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हो गए। अणु में कहीं पर भी धनायन और ऋणायन शब्द का कहीं जिक्र नहीं हुआ, यानी कि विद्युत और ऊष्मा के क्या हो गए, कुचालक यहाँ पर ये हो गए। ठीक है, आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा, है ना, 2 टॉपिक लिए गए छोटे छोटे, है ना, यही आज के हमारे अंतिम टॉपिक रहेंगे विजन 1 के। नेक्स्ट टॉपिक हम विजन 2 में देखेंगे। क्या है हमारा, क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक किसको कहा गया, देखिए क्रिस्टलीय है यानी कि जनरली ठोस होगा, है ना, ठोस का प्रकार होता है क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, और क्रिस्टलीय की हम बात कर रहे हैं और वो भी कैसा, जालक यानी कि जाल बुनने वाला। तो क्रिस्टलीय ठोस में अणु या आयन, क्रिस्टलीय ठोस में अणु या आयन एक दूसरे के साथ त्रिविम में जुड़कर बृहद आकृति का निर्माण करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, जो भी क्रिस्टल हमने देखे अभी, क्रिस्टलीय ठोस हमने, उनमें क्या करते हैं, अणु या आयन एक दूसरे के साथ त्रिविम में जुड़कर एक बृहद आकृति का, एक बड़ी आकृति का निर्माण कर लेते हैं। उस बड़ी आकृति को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है ना। आप लोग देख पा रहे हैं इसमें अणु और आयन एक साथ जुड़कर एक बृहद आकृति का निर्माण करते हैं, इसको मैंने क्रिस्टलीय जालक कह दिया। ये हमारा क्रिस्टलीय जालक आपको दिखाई दे रहा है। इसी से संबंधित एक और परिभाषा हम देख लेते हैं यहाँ पर, एकक सेल की। एकक सेल क्या होती है, तो जो क्रिस्टलीय जालक है हमारा, क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बारंबारता से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है ना। ऐसी ही आकृति बार बार अगर बना दी जाए, है ना, ये जालक अगर बार बार रिपीट कर दिया जाए तो इसकी एकक सेल ये क्या मानी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप 2 प्रकार की आकृति देख रहे हैं, है ना। एक ये वाली लेयर, पीछे वाली लेयर हो गई, एक घन पीछे बन रहा हुआ, आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक घन पीछे बना हुआ है पीछे की ओर और एक घन आगे की ओर बना हुआ है ना, फेस पर। तो जो पीछे की ओर बना हुआ है, देखिए जिसकी सेम बारंबारता आगे की ओर हो गई है, सेम कॉपी कर दी हमने उसकी आगे की ओर। तो एकक सेल किसको कहा गया, पीछे की जो कॉपी थी वो सेम आगे कर दी गई, तो ये एकक सेल हो गई हमारी पीछे वाली, और उसको हमने वापस एक बार फिर से आगे बना दिया, तो ये हमारी अब 2 सेल हो गई। तो क्रिस्टलीय जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बारंबारता से क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ, जिसकी बारंबारता यानी कि बार बार आने से, है ना, एक सेल और आगे हम बना दें इसके आगे, तो जिसकी बारंबारता से बार बार क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जो बार बार बनती है, बार बार आती है, ऐसी सेल
क्या कही जाती है? एकक सेल कही जाती है। और उसी से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है ना। थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम क्लियर हो पाया है ये, है ना। लेकिन जितना भी यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैंने समझाने की कोशिश की आपको चित्र की सहायता से, कि क्रिस्टलीय ठोस अणु या आयन जब एक दूसरे के साथ त्रिविम में जुड़ते हैं, अणु और आयन एक दूसरे के साथ त्रिविम में जुड़ते हैं और एक आकृति का निर्माण करते हैं, तो उसको हमने क्रिस्टलीय जालक बोल दिया। और जिन छोटे छोटे सेल है, यहाँ पर 2 सेल मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे वाला सेल, एक आगे वाला सेल, यानी 2 सेल से मिलकर ये क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो है ना, वो ऐसी छोटी सी रचना जिसकी बार बार बारंबारता से ही एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए, उसको हम एकक सेल कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक्स हम देखते हैं हमारे अगली वीडियो में, यानी कि विज़न 2 में।